सो हेलो एवरीवन, दिस इज कमल मेकिंग दिस वीडियो। और आप सभी कैसे हैं बताइए मेरे को। तो हम दोबारा से वापस आ गए हैं 11th क्लास बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 2 वाली वीडियो के साथ में। ये कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रहेगी, करीब करीब मेरे हिसाब से 40 मिनट्स की रहेगी। और इस वीडियो में हम कंप्लीट चैप्टर 2 कवर करने वाले हैं। चैप्टर 2 जो है लार्जेस्ट यूनिट है पूरी 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ का। और ये अकेले इतना बड़ा यूनिट है कि लगभग लगभग उसमें 3 चैप्टर्स नॉर्मल साइज़ के आ जाते हैं। तो वीडियो लंबी होगी, लेंदी होगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। मैं एग्जांपल्स के थ्रू समझाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये एक रिवीजन वीडियो है, इसको देखने के बाद में आपको पढ़ना भी और केस स्टडीज़ भी सॉल्व करनी है। ठीक है, तब आपका कंप्लीट जो है कॉम्प्रिहेंसिव काम हो पाएगा और एग्जाम को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 2, फॉर्म्स ऑफ ओनरशिप। क्या है इसमें में खास, और ये किसके बारे में है, इसके इन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, सो before starting, so let's go on from the beginning slideshow. Okay, so forms of business organization। जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें कितनी तरीके की ओनरशिप होती है, इसकी बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो जनरली जो आप अपने अगल बगल छोटे मोटे बिजनेस देखते हो जहां पर एक ही इंसान बिजनेस चला रहा है उसे सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। फिर कई बार आपने सुना भी होगा कि कोई बंदा किसी ने, आपके पड़ोसी ने या आपने कभी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और आप शेयर खरीद के आप भी मालिक बन गए हो, तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनी होता है। कई बार आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर के कुछ पार्टनरशिप पे काम कर रहे होते हो, वो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। तो इस तरीके से कई सारे टाइप्स है, 5 टाइप्स है, पांचों को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि मैरिट्स डीमेरिट्स डिस्कस करेंगे, काम डिस्कस करेंगे, उनका फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हमारा सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर का सिंपल सा मीनिंग है वन मैन आर्मी। क्या कहते हैं इसे? वन मैन आर्मी। इसका मतलब क्या हुआ? आपके पड़ोस में एक दुकानदार है जिसकी मान लो फॉर एग्जांपल खाने पीने की शॉप है, वो बनाता भी खुद ही है, शेफ भी खुद ही है, सुबह की क्लीनिंग भी खुद ही करता है, लड़का भी खुद ही होगा सफाई वाला, परचेज भी खुद ही करता है, सामान बेचता भी खुद ही है, पैसे भी खुद काटता है, मैनेज भी खुद करता है, यानी कैशियर भी, मैनेजर भी, कुक भी है और सपोर्टिंग स्टाफ भी है, सब कुछ वो खुद ही है, अकाउंटेंट भी वो खुद ही है। इसको हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो इसे वन मैन आर्मी भी इसलिए कहते हैं कि सारे काम वो खुद ही कर रहा होता है। ठीक है, और पैसा भी खुद ही लगाएगा, जो बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट मिलेगा वो खुद ही एंजॉय करेगा। ठीक है, सो इट रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज ओन्ड बाय single individual person who is sole responsible for its management and receive all the profit and suffers all the loss। लॉस भी सफर करेगा, प्रॉफिट भी एंजॉय करेगा, सब कुछ उसी का होता है। ठीक है, इंडिविजुअल ओनरशिप, इसके फीचर्स की बात करेंगे। भाई एक ही बंदे की ओनरशिप है तभी तो नाम है सोल प्रोप्राइटर। इंडिविजुअल मैनेजमेंट, क्योंकि एक बंदे जिसकी कंपनी है उसी का मैनेजमेंट, जिसकी दुकान है उसी का मैनेजमेंट। इसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? अगर किसने कल को कुछ कांड कर दिया या इससे कुछ गलती हो गई या इसका बिजनेस कल को बंद हो गया, तो जो क्रेडिटर्स है उनको जो पेमेंट करनी पड़ेगी वो ये खुद ही करेगा। अगर ये इसका बिजनेस की सारी एसेट्स बिक गई फिर भी पैसा नहीं है तो उसकी पर्सनल एसेट्स भी बेच दी जाएगी, यानी इसके घर के बर्तन भांडे तक उठा के बेच दिए जाएंगे, इसे घर तक उठा करके बेच दिया जाएगा। तो इसकी लाइबिलिटी को हम कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, फ्रीडम इन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस, यहाँ पे सेक्शन लिखा हुआ है गलती से टाइप हो गया, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। भाई जब बिजनेस आपका है, चलाओगे आप, तो डिसाइड आप करोगे ना कि आपको ग्रोसरी शॉप खोलनी है या खाने पीने का ढाबा खोलना है या कोई कैफे खोलना है या ट्यूशन पढ़ाना है, कुछ भी करना है, आप डिसाइड करोगे। सेक्रेसी मेंटेन हो पाती है। सेक्रेसी मतलब क्या है? बिजनेस के सीक्रेट। अब आपने क्या किया, मान लो कुछ अपना कुछ चाइनीज फूड वाली दुकान चलाते थे, आपने उसमें एक सीक्रेट मसाला बनाया, उसमें उस सीक्रेट मसाले की रेसिपी क्या है? सड़े हुए टमाटर, सड़े हुए अंडे, सड़ी हुई चीजें, सड़ा सड़ा सब कुछ सड़ा हुआ होना चाहिए स्पेसिफिकली, उनको मिला के खास चटनियां बनाते हो, उस चटनी के साथ सर्व करते हो, सारे लोग खुशी खुशी खाते हैं। और क्योंकि सड़ने की वजह से उसमें अल्कोहल जैसी स्मेल आती है तो लोगों को अच्छा भी लगता है। तो ये आपका सीक्रेट है, आप किसी से शेयर ही मत करो। तो सोल प्रोप्राइटर में आपके बिजनेस का सीक्रेट मेंटेन हो पाता है, इसे हम सेक्रेसी कहते हैं। ठीक है, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी यहाँ पॉसिबल नहीं है कि मालिक अलग है बिजनेस अलग है, ये पॉसिबल नहीं है। उसकी जेब ही उसका गल्ला है, उसकी जेब ही उसका पर्सनल एक्सपेंस वाली चीजें हैं। तो एक ही जेब में पैसे रखेगा, वहां से पर्सनल खर्चे भी करेगा, वहां से बिजनेस के खर्चे भी करेगा, अलग से सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेगा। अनडिवाइडेड रिस्क, भाई रिस्क सारा कौन झेलेगा? यही झेलेगा, अनडिवाइडेड रिस्क है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, थोड़ा सा तेजी से चलेंगे क्योंकि ये यूनिट बहुत बड़ी है, ये चैप्टर बहुत बड़ा है। ठीक है, अब इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात करेंगे। ठीक है, इसके फायदे क्या है? डिसीजन मेकिंग जल्दी होती है क्योंकि डिसीजन उसी को लेना है। बेनिफिट ऑफ सीक्रेट मेंटेन हो पाता है। डायरेक्ट मोटिवेशन, मैं काम करूंगा, मेरा बिजनेस से फायदा मेरे को मिलेगा, प्रॉफिट ज्यादा कमाऊंगा तो और ज्यादा काम करूंगा, तो डायरेक्ट मोटिवेशन है। ठीक है, अब मैंने मान लो कि कोई मैंने एम्प्लॉय रख दिया, एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है और तो मैं उसकी डेली डेली थोड़ी सैलरी बढ़ाऊंगा, सैलरी तो बहुत बढ़ेगी, तो महीने में एक बार बढ़ेगी, 2 महीने में एक बार बढ़ेगी, 6 महीने में बढ़ेगी, तो उसको डायरेक्ट मोटिवेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं खुद बना के मैं खुद बेच रहा हूँ
तो मेरे को डायरेक्ट मोटिवेशन आएगी। पर्सनल कंट्रोल, खुद का कंट्रोल होता है। इजी फॉर्मेशन, बनाना बहुत आसान है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कहाँ गया, हाँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सारा का सारा लॉस कौन झेलेगा, वही झेलेगा। लिमिटेड रिसोर्सेज, एक अकेला बंदा कितने पैसे लगा देगा, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़। लेकिन अगर एक जने ने 100 करोड़ लगाए हैं और उसके साथ अगर एक बंदा और आता है और अगर वो 1 करोड़ लगाएगा तो कुल मिला के 101 करोड़ रुपए होते हैं। कहते हैं ना, एक से भले दो, लेकिन अकेला बंदा कितने पैसे लगाएगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। अगला क्या है, लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। जनरली छोटे बिजनेस जो होते हैं, सोल प्रोप्राइटर वाले, ये ज्यादा लंबा टिक नहीं पाते। आप बोलोगे ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा थोड़ी होगा, होता है। जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ेगा, पहले तो आप कोशिश करोगे कि ना उसे कन्वर्ट कर दोगे कंपनी में। पहले कौन सी, प्राइवेट कंपनी, देन नॉर्मल कंपनी, ठीक है। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ जाते हैं। तो कोई छोटा बिजनेस होता है, अगर वो लंबे टाइम सर्वाइव करेगा तो वो आगे बढ़कर कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है, और या तो वो चल नहीं पाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसकी लाइफ क्या होती है, बहुत छोटी होती है बिजनेस की। लिमिटेड मैनेजेरियल स्किल्स, भाई जो बंदा मान लो सामान बना रहा है, गोलगप्पे बना के बेच रहा है, उसमें मैनेजेरियल स्किल्स कहाँ से होंगे उतने खास। तो इसलिए जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसको कुछ उस बंदे के, क्योंकि बिजनेस उसे खुद ही मैनेज करना है, अलग से मैनेजर रख नहीं पाएगा, हायर कर नहीं पाएगा, तो उसके मैनेजेरियल स्किल्स थोड़े से कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पार्टनरशिप क्या क्या होती है भाई, जब भी 2 से लेकर के मैक्सिमम 50 बंदे कभी किसी बिजनेस को ओनर बनते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच टू और मोर मैक्सिमम 50 देन पर्संस विलिंगली जॉइन टू अग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। लीगल भी होना चाहिए, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है, मोर देन 1 पर्सन, 2 से लेकर 50, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए तभी पार्टनरशिप कहलाएगी। ऐसे नहीं कि 2 दोस्तों ने एक दुकान किराए पे ली, आराम से कुर्सी लगा के बैठे हैं, कोई पूछने आया, पापा पूछने आए बेटा क्या कर रहे हो, जी बिजनेस कर रहे हैं, किस चीज का, जी वो तो नहीं पता, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ बिजनेस भी होना चाहिए, तब पार्टनरशिप कहलाएगी। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप होता है दोनों पार्टनर्स में आपस में, पूरा रिटन एग्रीमेंट होता है, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, आगे पढ़ेंगे। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट भी होना चाहिए। प्रॉफिट कमाने का मकसद भी होना चाहिए और प्रॉफिट कमा ली तो शेयर भी करना चाहिए, चाहे कम चाहे ज्यादा। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, सारे के सारे जो ओनर्स है वो अपने फर्म के प्रिंसिपल यानी मालिक भी है और वो एजेंट भी यानी नौकर भी है, वो वहां पे काम भी करेंगे, ठीक है। कम से कम एक पार्टनर तो काम करना जरूरी है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देखो यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। और एक और चीज, नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, यानी इसका मतलब क्या है, फर्म के साथ आप जुड़े हुए हो, अगर फर्म में एक पार्टनर ने कुछ कांड कर दिया तो सारे पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा, राइट। अगर एक पार्टनर ने कोई गलत डिसीजन ले दिया, उसने बोला भाई मैं ये चेयर 200 रुपए की दे दूंगा, लेकिन बनती ही 300 रुपए की है, तो जो डील हुई है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उस डील में जो लॉस होगा वो सारे पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा, बाकी पार्टनर मना नहीं कर सकते इस चीज से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप, आम पार्टनरशिप जिसमें कोई कंडीशन नहीं है। लिमिटेड पार्टनरशिप, अब लिमिटेड पार्टनरशिप का एग्जांपल, मेरे 2 स्टूडेंट ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, उनको फंडिंग की जरूरत पड़ी हो, मेरे पास आया कि सर 1 लाख की फंडिंग चाहिए, हमें बिजनेस आगे बढ़ाना है। मैं कहा ठीक है भाई, बिजनेस आगे बढ़ाना है, 1 लाख की फंडिंग चेक कर दूंगा, लेकिन मेरी कंडीशन है। उन्होंने क्या 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 कंडीशन है, मैंने कहा देखो ऐसा है, मैंने 1 लाख रुपए लगाए हैं, मेरे को मिनिमम इसका 10% प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, चाहे आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपकी सरदर्दी, मेरे को मिनिमम इसका 10%, 10,000 साल का चाहिए ही चाहिए। मैंने कंडीशन डाल दी। दूसरा, मैंने कहा मैं लॉस झेलूंगा। तीसरा, मैं कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करूंगा, सारी डिसीजन मेकिंग तुम करोगे। तो इसे बोलते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप, जहां पर कंडीशन आ जाती है। क्या आ जाती है, जहां पर कोई ना कोई कंडीशन आ जाती है, यहाँ पर कोई भी कंडीशन नहीं होती, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल, यानी आपने कोई बिजनेस किया, ये सोच के थोड़ी ना कि 4 दिन में बंद कर देंगे, 1 साल बंद कर देंगे, इसे बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, मान लो इंडिया में गेम्स होने वाले हैं, ओलंपिक्स होने वाले हैं, ओलंपिक्स में आपने डिसाइड किया भी ओलंपिक्स के लिए स्पेशली एक जगह पर हम लोग एक खेल गांव बनेगा, खेल गांव के अंदर में हम लोग शॉप लगाएंगे, वो ओलंपिक 6 महीने का चलेगा, तो 6 महीने की पार्टनरशिप है, इसे बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, ठीक है। जहां पहले से पता है कि 6 महीने काम करके बंद कर देना है। लीगल एंड इलीगल पार्टनरशिप, लीगल जानते हो ना, सही काम करना, इलीगल यानी गलत काम करना है, पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। कुछ फायदे कुछ नुकसान है। बनाना बहुत आसान है, इजी फॉर्मेशन, बैलेंस डिसीजन मेकिंग, क्योंकि 2 से 1 से ज्यादा बंदे डिसीजन ले रहे हैं, तो जो डिसीजन मेकिंग होगी बैलेंस्ड होगी, अच्छी होगी, साइंटिफिक होगी, कम से कम नुकसान देने वाली होगी। देखो कोई भी फैसला पूरा 100% सही या गलत नहीं होता, उस हर फैसले में कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां रहती हैं। आपने कोई फैसला लिया तो 90% सही होगा, 9 अच्छाइयां तो 1 बुराइयां भी होगी उसके अंदर में, ठीक है। लेकिन भाई जब 2 बंदे मिलकर डिसीजन लेते हैं तो वो
ऐसा डिसीजन होता है कि उसमें अच्छाइयां 99 होगी, बुराई सिर्फ 1% एक होगी, लेकिन होगी जरूर, कुछ कमियां, कुछ खामियां, कुछ रिस्क, ठीक है। मोर फंड्स, दो बंदे मिलेंगे, ज्यादा पैसा लगाएंगे। शेयरिंग ऑफ रिस्क, दोनों रिस्क शेयर करेंगे। सेक्रेसी, सीक्रेट थोड़ा मोड़ा मेंटेन हो पाता है, क्योंकि मान लो आपने पार्टनरशिप खोली 4 बंदों के साथ में, तो आपका सीक्रेट 4 बंदों के बीच में ही गया, ठीक है, तो थोड़ा मोड़ा मेंटेन हो पाता है, नॉट 100%, ओके। तो इसके डीमेरिट की बात करते हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, अगर कुछ नुकसान हुआ तो घर के बर्तन भांडे देखेंगे। लिमिटेड रिसोर्सेज, या 4 बंदे भी कितना प्रॉफिट पैसा लगा पाएंगे, बहुत लगा देंगे, 100 करोड़ तो 400 करोड़, फिर भी वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरह 100 लाख करोड़ थोड़ी ना हो जाएगा। लैक ऑफ हार्मनी, इनमें शांति की बहुत कमी होती है, इनमें अक्सर आपस में झगड़ा होता ही रहता है डिसीजन मेकिंग को लेकर के। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, ज्यादातर पार्टनरशिप वाले बिजनेस ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाते हैं। लैक ऑफ पब्लिक फेथ, भाई जब आपका बिजनेस पार्टनरशिप का है, छोटा बिजनेस है, नया बिजनेस है, तो लोग भरोसा जल्दी से नहीं करेंगे। एग्जाम्पल, आपको फोन खरीदना है, सैमसंग का, आईफोन का, एमआई का, या ओप्पो वीवो का, या एक नई कंपनी आई भाई एंड भाई कॉर्पोरेशन, या एक नई कंपनी आई है गुप्ता जी इलेक्ट्रॉनिक्स, तो क्या गुप्ता जी इलेक्ट्रॉनिक्स से फोन खरीदोगे? नहीं खरीदोगे ना, क्योंकि नई कंपनी है, लोगों को भरोसा नहीं होता, क्योंकि हर किसी को फोन चाहिए लंबे समय के लिए, कि भाई फोन खरीद रहे कम से कम 3 से 4 साल तो चले, तो आप पहले से प्लान करके ऐसा फोन खरीदोगे, उस कंपनी को चूज करोगे जो लंबे टाइम से चल रही है, राइट। तो पब्लिक जल्दी से नई कंपनी पे भरोसा नहीं करती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। टाइप्स ऑफ पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर केस स्टडी में आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गारंटीड क्वेश्चन आएगा, लिख के ले लो मेरे से। एक्टिव पार्टनर, वो बंदा जो पैसे लगाता है, डिसीजन मेकिंग करता है, काम भी करता है, नॉर्मल पार्टनर जो होता है। स्लीपिंग पार्टनर और डोरमेंट पार्टनर, जैसे कि इसका नाम है, ये पैसे लगाएगा, प्रॉफिट भी झेलेगा, प्रॉफिट भी लेगा, लॉस भी झेलेगा, लेकिन डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, काम पे नहीं आएगा। स्लीपिंग पार्टनर जो मैंने बताया था अभी। सीक्रेट पार्टनर, कह रहा भाई मैं पार्टनर तो हूं, लेकिन किसी को पता नहीं लगना चाहिए, तो सिर्फ अकाउंटेंट को पता होगा, मैनेजर को पता होगा, और बाकी ओनर्स को पता होगा ये पार्टनर है, लेकिन बाकी इंप्लॉइज के लिए, जो छोटे मोटे इंप्लॉय है, उनको लगेगा ये कोई कस्टमर है, कस्टमर है, अक्सर बस ऐसी प्रोडक्ट देखने के लिए, कुछ ना कुछ खरीदने के लिए आ जाता है, सीक्रेटली पार्टनर है। नॉमिनल पार्टनर, आपने दुकान खोली, आपका दोस्त अक्सर आ जाता है, वहां दुकान पे खड़े हो जाता है, कभी कभी दुकान के अंदर भी आके बैठ जाता है, लेकिन ना वो ओनर है, ना पैसा लगाया, ना प्रॉफिट लेगा, ना लॉस झेलेगा, ना उससे कोई गारंटी दी है। लेकिन कल को अगर आप कुछ कांड करके भाग जाओगे तो लोग उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि वो क्या बन गया? नॉमिनल, नाम का पार्टनर। इसने कोई लिखित में गारंटी नहीं दी कि मैं जिम्मेदार हूं, लेकिन ये अक्सर वहां पे पाया जाता था बिजनेस के अंदर में, इसलिए वो नाम का पार्टनर बन गया। कल वो कोई भागेगा तो इसको पकड़ा जाएगा, हालांकि ये लायबल नहीं है, लीगली ये बाउंडेड नहीं है कि वो ये आपके पैसे देगा, लेकिन आप इसे पकड़ोगे जरूर, ठीक है। पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट, ध्यान सुनना, यहां पर भी क्या है, ना बंदे ने पैसा लगाया है, ना वो डिसीजन मेकिंग करता है, ना उसे प्रॉफिट मिलता है, ना वो लॉस झेलता है, लेकिन ये अगर पैसे लेके अगर कोई भागा तो ये बंदा पकड़ा जाएगा और इसको पैसे भरने पड़ेंगे। ये कौन है? ये आपके एरिया का वो एमएलए है, ये वो भाई है जो बहुत फेमस है, जिसने कहा अरे भाई मैं जिम्मेदार हूं, मेरी गारंटी है, मेरे भाई की दुकान है, सामान खरीदो, इसको उधार दो, उसके वर्ड्स ने काम किया सारा का सारा, ठीक है। तो इस केस में इसको जिम्मेदार माना जाएगा और इससे पैसे भी रिकवर किए जाएंगे। ये दोनों होते सेम है, ना पैसा लगाया, ना प्रॉफिट लिया, ना लॉस झेला, ना डिसीजन मेकिंग करी, लेकिन इसको पकड़ा जाएगा, पकड़ा इसको भी जाएगा नॉमिनल वाले को, लेकिन ये पैसे नहीं देगा, सिर्फ जानकारी देगा, इसको पकड़ा जाएगा, पैसे भी देगा, जानकारी भी देगा। पार्टनर बाय स्टॉपेल। लिमिटेड पार्टनर्स, मैंने कहा था ना, मैं अपने स्टूडेंट के साथ पार्टनर बन गया, मैंने कहा ठीक है भाई मैं पैसा लगाने को तैयार हूँ, लेकिन समस्या क्या है, मैं भाई लॉस नहीं झेलूंगा, मेरे को मिनिमम प्रॉफिट चाहिए, मैं डिसीजन नहीं लूंगा, ये हो गया लिमिटेड पार्टनर। माइनर एज अ पार्टनर, एक बंदे को अपने ज्वाइन, हालांकि माइनर अलाउ नहीं है देखो पार्टनरशिप के अंदर में, लेकिन एक बंदा झूठ बोल के आपके साथ पार्टनर बन गया, कल को लॉस होगा, लॉस जब उससे रिकवर करने गए वो मुकर गया, कह रहा भाई मैं तो लूंगा पैसे, आप कुछ नहीं कर सकते उसका। लेकिन हाँ अगर प्रॉफिट हुआ है और वो आपको पता लग गया वो माइनर है, वो तो पार्टनर बन ही नहीं सकता, तो वो प्रॉफिट क्लेम करने के लिए आ सकता है, लेकिन लॉस वो नहीं झेलेगा, उसे कहते हैं माइनर पार्टनर। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, लिमिटेड पार्टनर का ही एक एग्जांपल है जो कंडीशन के साथ में आता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा हो गया अदर इंपॉर्टेंट टर्म्स इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड क्या होता है भाई? वो जो रिटर्न एग्रीमेंट है ना आप लोगों ने किया है, उसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ये एग्रीमेंट साइन करना मत भूलना, वरना बहुत बुरा फंसोगे। इसे पहले से डिसाइड होगा कौन 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 पार्टनर है, कितना कौन पैसा लगा रहा है, किसकी ड्यूटी है, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एटसेट्रा। माइनर एज अ पार्टनर एंड इट्स राइट्स, मैंने कहा ना माइनर पार्टनर बनने के लिए वैसे तो अलाउ नहीं है, लेकिन आपसे झूठ बोल के पार्टनर बन गया, प्रॉफिट एंजॉय करेगा लेकिन लॉस नहीं झेलेगा, आप कुछ नहीं उखाड़ सकते उसका।
उसे कहते हैं माइनर एज अ पार्टनर एंड इट्स राइट्स, ठीक है। फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशन, भाई पार्टनरशिप बनी है, इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी तो नहीं है, लेकिन जब भी पार्टनरशिप करना सरकारी एडवाइस देती है तो पार्टनरशिप डीड जरूर बनाना एग्रीमेंट, और उसको लेके जाना रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप के पास में, एक सरकारी अधिकारी होता है, जैसे मैरिज का रजिस्ट्रार होता है ना, वैसे रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप होता है, उसके बाद जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लेना अच्छा रहता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, अब देखो समस्या क्या है, पार्टनरशिप बहुत सारी समस्याएं थी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, एक पार्टनर की आपके घर के बर्तन भांडे बिकेंगे, एक पार्टनर ने कांड किया सारे भुगतेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए एक एलएलपी आई, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट आया 2008। इसमें खास बात क्या है कि आपकी लाइबिलिटी जो है ना वो लिमिटेड है। क्या है? लिमिटेड है। इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया, अगर मान लो पार्टनर ए बी सी 3 पार्टनर है, ए ने कुछ कांड कर दिया और गलती भी एक ही है, और जो साबित भी होगी कि गलती खाली एक ही है, तो बी और सी उस लॉस को नहीं झेलेंगे, खाली ए झेलेगा उस लॉस को। इसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है। एक खास डिफरेंस इसमें ये है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं हम लोग। अब शुरू करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस आगे पहले, अब ये क्या होता है? अरे सिंपल सी बात है, नाम में लिखा हुआ है यार, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। एक हिंदू फैमिली है, पूरा खानदान मिलकर बिजनेस को चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, जॉइंट हिंदू फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पर्संस हुज एंसेस्टर्स आर सेम, पूर्वज सेम होने चाहिए, सेम, एंड दे आर डूइंग बिजनेस एंड मैनेजिंग दैट बिजनेस बाय देयर ओन सेल्फ। एंसेस्टर सेम है, बिजनेस कर रहे हैं और खुद मैनेज कर रहे हैं, इसे बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है? कॉपर सेनरी, इसका मतलब क्या है? कॉमन प्रॉपर्टी, कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए एंसेस्टर प्रॉपर्टी पे, यानी कि जो हमारी प्रॉपर्टी है उस पे उसकी ओनरशिप कॉमन होनी चाहिए, सभी की ओनरशिप होनी चाहिए। दूसरा, यह कॉमन प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी शुड बी यूज्ड बाय ऑल द मेंबर्स फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल। सिंपल सी बात है भाई, कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उसका यूज भी कॉमन होना चाहिए, ये सबके बेनिफिट वाली के यूज में होनी चाहिए, ये इसके दो मेन फीचर है, ठीक है। ये कंडीशंस इंप्लीमेंट होनी चाहिए, तभी कहलाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके स्कूल ऑफ हिंदू लॉ क्या है? एक है मिताक्षरा, जो कहता है भैया बेटा जो है बाय बर्थ, सन जो है वो बाय बर्थ प्रॉपर्टी के अंदर ओनर रहता है। दूसरा कौन सा है? दया भागा, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल सन डज नॉट हैव एनी राइट, भाई बेटे का कोई राइट नहीं है प्रॉपर्टी के अंदर टिल द टाइम फादर की डेथ नहीं हो जाती। जब फादर की डेथ हो जाएगी, फादर डज नॉट डाई, तब तक वो मालिक नहीं बनेगा, फादर के मरने के बाद ही वो ओनर बनेगा। दिस इज कॉल्ड दया भागा, ठीक है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब इसके फीचर्स क्या है देखो भाई, ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, मैनेज बाय कर्ता। कर्ता कौन होता है? अपने ये कर्ता हिंदी वाला वर्ड है, यानी हेड ऑफ द फैमिली, वो मैनेज करता है बिजनेस को। और अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ कर्ता, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और जो उसके जो वो है फॉलोवर्स, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एग्जांपल, एक बच्चा पैदा हुआ, एक बिजनेस है उसमें 100% ओनरशिप उसकी इस तरीके से डिवाइड है कि भाई एक चाचा के पास 50% पहुंची और एक और चाचा के पास 50% पहुंची। इसके दो बच्चे हुए, वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो गई 25% 25%। और ये बच्चा जस्ट अभी पैदा हुआ है, तो मुझे बताओ ये बच्चा जो पैदा हुआ है और जो डिसीजन मेकिंग जो दादा ने लिया है, तो क्या वो झेलेगा क्या लॉस? एक नया नया बच्चा पैदा हुआ, थोड़ी लॉस झेलेगा। तो जो डिसीजन मेकर होता है, करता होता है, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी अगर वो कल को कुछ नुकसान होता है तो उसके पर्सनल प्रॉपर्टी बिकेगी, लेकिन बाकी मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। जितना पैसा बिजनेस के अंदर लगा है खाली वही डूबेगा। ओके, परमानेंट एक्जिस्टेंस, लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस होता है, परमानेंट होता है। मेंबरशिप बाय बर्थ, ओनली मेल मेंबर्स, अब ये रूल खत्म हो चुका है कि खाली मेल मेंबर्स होंगे, अब फीमेल भी, लड़कियां भी ओनर हो सकती हैं। रजिस्ट्रेशन नॉट नीडेड, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी इसके लिए नहीं है, लेकिन हिंदू होना जरूरी है आपका, ठीक है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली, ठीक है, बिजनेस। इजी टू स्टार्ट, सेक्रेसी मेंटेन हो जाती है, सीक्रेट्स मेंटेन हो सकते हैं, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट कांटेक्ट विद कस्टमर्स, कस्टमर से हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट होता है क्योंकि बिजनेस हम खुद चला रहे होते हैं। अगला, प्रॉम्प्ट एक्शन, भाई एक्शन जो है वो उंगली, इसको हिंदी में कहते हैं उंगली करना, यानी कि सब मिलकर के जो डिसीजन होता है वो बाकी लोगों की उंगली करने से, यानी एक डिसीजन होता है बहुत सारे, जैसे एक बाप है उसके 4 बेटे हैं, तो चारों ने मिलकर के उससे फोर्स किया कोई डिसीजन लेने के लिए, इसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट एक्शन। डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड कंसिडरेशन, अगर लड़का मेहनत कर रहा है उसे प्रॉफिट मिल रहा है तो उसे वो प्रॉफिट मिला तो वो कल को और मेहनत करेगा। डायरेक्ट मोटिवेशन होती है, जैसे मैंने कहा था सोलो राइटर में डायरेक्ट मोटिवेशन होती है, मैं काम कर रहा हूँ और मेरे काम करने से प्रॉफिट मेरे को मिल रहा है तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा, कल को और अच्छा काम करूंगा। एडवांटेज ऑफ इनहेरिटेबल क्वालिटी, इनहेरिटेबल क्वालिटी मतलब क्या होता है कि इसकी क्वालिटी जो होती है वो, जैसे होता है ना कि वो
घसीटा राम हलवाई की क्वालिटी, वो उसकी मिठाइयाँ हैं, राजस्थान का एक केस है। ये करीम्स का केस है दिल्ली वाला, जो 200-300 साल पुरानी दुकान है, पूर्वजों की क्वालिटी है, वो चली आ रही है, अच्छी क्वालिटी, फेमस क्वालिटी है, उसे कहते हैं इनहेरिटेबल क्वालिटी, ठीक है, उसका फायदा मिलता है, नाम का फायदा मिलता है। इसके डीमेरिट क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज, क्योंकि एक फैमिली कितना पैसा लगा लेगी, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ कर्ता, डोमिनेंस ऑफ कर्ता की मनमर्जी चलती है। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स, क्योंकि सारे बेटे बेटी मिलकर बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं, तो लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होते हैं। लैक ऑफ कॉपरेशन ऑफ मेंबर्स, इसके मेंबर्स जो होते हैं, बेटे बेटी जो होते हैं, अक्सर हमेशा आपस में झगड़ा करते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा तेजी से हो रहा है लेकिन मैं आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट। ओके, बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है। देखो इसका सिंपल सा एग्जांपल सुनो यार, एग्जांपल सुनो। क्या हुआ कि ना, आप एक सोसाइटी में रहते हो, फ्लैट्स में रहते हो, बहुत बड़ा फ्लैट है, गेटेड सोसाइटी है, अंदर पार्क वगैरह सब कुछ है, हजारों रेजिडेंट्स है इसके अंदर में। तो हुआ क्या, आपने वहाँ पे एक दुकानदार को दुकान दिलवाई कि उससे सामान खरीदेंगे। अब क्या, वो दुकानदार महंगा सामान बेच रहा है और आपकी मजबूरी है कि आपके अड़ोस पड़ोस में कोई और दुकान नहीं है, सारी दुकानें काफ़ी दूर पड़ती हैं। तो आपने उसके महंगे सामान से परेशान होकर क्या किया, सारे सोसाइटी के मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और आपने क्या किया, बोला कि भाई देखो ऐसा, ये आटा जो है ये आगे से होलसेल में आ रहा है 30 रुपये किलो, ये हमें बेच रहा है 50 रुपये किलो। क्यों ना आटा हम खुद खरीद के ले आएँ, क्योंकि आटा ऐसा चीज़ है, सबकी सबकी ज़रूरत होती है उसमें, तो हम क्यों ना खुद खरीद करके ले आएँ। और उसके बाद में क्या है कि खुद खरीद करके लेके आएंगे तो 30 रुपये किलो आटा है, 2 रुपये किलो उसका लगा लो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होगा, 32 रुपये किलो हमें मिल जाएगा। तो सबने मिलकर अपनी अपनी डिमांड लिखवाई और सबने पेमेंट कर दी, और 2 बंदे गए और एक दूर से एक मिल से डायरेक्ट आटा खरीद करके ले आए, आटा फ्लोर। तो अब क्या हुआ कि आप सभी को आटा मिल गया, आपकी सोसाइटी के लोगों को मिल गया आटा 33 रुपये किलो, 33 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, जो कि उसके वहाँ के जो नॉर्मल दुकानदार से 50 रुपये के मुकाबले 17 रुपये सस्ता था, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, आपने नोटिस किया कि और भी चीज़ें इस तरीके से हम सब मिलकर खरीद सकते हैं, बड़ी क्वांटिटी में खरीद लेंगे और सबको उनके डिमांड के नीड के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस तरीके से करते करते आपने आटा, तेल, साबुन, शैम्पू सब कुछ खरीदना शुरू कर दिया। तो आपने बहुत सोसाइटी के लोगों ने मिलकर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, एक सोसाइटी यानी ग्रुप बनाया, और सारे अपने अपने बेनिफिट के लिए साथ में जुड़े हुए हैं, सब पैसा लगाते हैं और सबको सस्ता सामान मिलता है, सबका भला, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसी, और ये जो हमने बनाई है इसे बोले कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सिंपल सी बात, साथी हाथ बटाना, मिलके बोझा उठाना, ठीक है। जहां पर सब लोग साथ मिलके काम करते हैं, साथ मिलके बिजनेस करते हैं, ठीक है, और बिजनेस करते हैं और सब अपने अपनी भलाई के लिए सबको पैसा मिल जाता है, ठीक है। 1 सेकेंड, मुझे किसी ने नॉक किया। ओके, तो सब साथ मिलके साथ जुड़े हुए हैं, सब ने पैसा लगाया, सबको सस्ता सामान मिला, तो इसे कहते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहाँ बहुत सारे लोग साथ मिलके काम कर रहे होते हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। मीनिंग क्या है इसका? इट रेफर्स टू द वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ग्रुप ऑफ पीपल। वॉलंटरी, अपनी इच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं है कि सोसाइटी के सारे मेंबर इसके मेंबर बनेंगे ही बनेंगे, जरूरी नहीं है। दोज हु जॉइन टुगेदर फॉर देयर ओन वेलफेयर और ओन बेनिफिट, जो जहां पर लोग साथ जुड़े हैं अपने खुद के फायदे के लिए, खुद के भले के लिए। इसके फीचर्स क्या है? वॉलंटरी मेंबरशिप है, अपनी इच्छा से, कोई जबरदस्ती नहीं है। इसका लीगल स्टेटस होता है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, मिनिमम 10 मेंबर्स होने चाहिए और अपर लिमिट कुछ भी नहीं है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है सभी की, जितना पैसा लगाया बस वही डूबेगा, अगर डूबेगा तो। सर्विस मोटिव होता है, इक्वल वोटिंग राइट होता है, यानी मान लो एक आपने जो अपने सोसाइटी की कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, वो कुल मिला के 100 करोड़ रुपए की है मान लो, या मान लो 1 लाख रुपए की है, और आपने बनाई है तो सबसे ज्यादा पैसा अकेले आपने 10,000 पे लगा दिया, ये 10% पैसा आपका है इसके अंदर में, 10,000 पे आपने लगा दिया। बाकी सभी लोगों ने मिलकर के, बाकी 900 या 999 लोगों ने मिलकर के सिर्फ 90,000 रुपए इकट्ठे किए। सबसे ज्यादा पैसा आपका है, फिर भी जो वोटिंग राइट होगा, क्योंकि हर साल क्या होगा इसमें वोटिंग होगी, वोटिंग से प्रेसिडेंट डिसाइड होगा, प्रेसिडेंट ही कोऑपरेटिव सोसाइटी को चलाएगा। तो पैसा बजाय कि आपने सबसे ज्यादा लगाया, फिर भी आपका एक ही वोटिंग राइट है, और किसी ने इसके अंदर सिर्फ 100 रुपए लगाए हैं, उसको भी एक वोटिंग राइट मिलेगा। यानी डेमोक्रेसी की तरह है, अमीर गरीब मैटर नहीं करता, अगर आप इंसान हो तो जितने मेंबर हो उतने ही वोटिंग राइट है, ठीक है, इक्वल वोटिंग राइट। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, जो प्रॉफिट कमाया सब में बटेगा, लेकिन प्रॉफिट उसके हिसाब से बटेगा जिसने जितना ज्यादा पैसा लगाया उसको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सेसिव कंट्रोल, गवर्नमेंट का बहुत तगड़ा कंट्रोल होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, भाई देखो बहुत सारी तरीके की होती है, जो मैंने डिस्कस करी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इस तरीके से प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी भी होती है, जहां पर क्या हो, बहुत सारे प्रोड्यूसर मिल गए, कच्चा माल एक साथ मंगवा लिया, सस्ते में मिल गया, सबने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, सब लोगों ने मिलकर अपनी खुद की एसोसिएशन बनाई और सब मिलकर एक साथ एक अलग से मैगजीन निकालते हैं जिसमें अपने प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करते हैं, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी।
इस तरीके से क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो बैंक के तरीके से होती है, कम्युनिटी सिस्टम, और फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सारे फार्मर्स मिलकर बना ली, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी सब लोगों ने मिलकर के पैसे जोड़े और एक जगह खरीदी, खुद की बिल्डिंग बनाई, खुद रह रहे हैं वहां पर, ठीक है, अंडरस्टूड। जॉइंट स्टॉक कंपनी, अब ये क्या होता है, देखो ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ना बहुत सारे लोग मिलकर के, जैसे एग्जांपल आपने कंपनी खोलनी है, आपको ना 100 करोड़ रुपए की जरूरत है, आपके पास सिर्फ 10 करोड़ रुपए है, तो क्या करोगे आप, ये कर सकते हो कि 90 करोड़ रुपए का लोन ले लो, लेकिन समस्या क्या, लोन लेने जाओगे तो किस्त भरनी पड़ेगी, अगर ब्याज भरना पड़ेगा, तो इससे बेटर आपने क्या किया, 90 करोड़ रुपए के ना आम लोगों को शेयर इशू कर दिए, 90 करोड़ रुपए के आम लोगों को शेयर, जैसे कि आपने डिसाइड किया हर शेयर 100 रुपए का होगा, तो कितने शेयर हो गए, यहाँ पर हो गए 9 लाख शेयर्स एट ₹100 ईच, ठीक है, 9 लाख 90 लाख, हाँ 90 करोड़, 90 लाख शेयर्स हो जाएंगे, 90 लाख शेयर है, 90 लाख 9 करोड़, हाँ ठीक है, एट ₹100 ईच, आपने 90 लाख शेयर इशू किए हैं, आम पब्लिक को 100 रुपए का एक शेयर है, कोई भी खरीद सकता है, ठीक है, एक रिक्शे वाला भी 100 रुपए का एक शेयर खरीद सकता है, इस तरीके से सभी लोगों ने आपकी कंपनी के शेयर खरीदे, आपकी कंपनी बनकर तैयार हो गई, अब कंपनी आप चला रहे हो, लेकिन समस्या ये है इसमें जिसके पास 50% 51% के शेयर आ गए, वो कंपनी का कर्ता धर्ता बन जाएगा, वो कंपनी का हेड बन जाएगा, और वो डिसीजन मेकिंग लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है एक जॉइंट स्टॉक कंपनी है, जिसमें मुकेश अंबानी के 30% शेयर है लगभग, उसकी वाइफ के लगभग 15% शेयर है, उसके बच्चे सब, उसकी फैमिली की मिलाकर के 4-5 बंदों की मिलाकर के 53% शेयर है, बाकी 47 किसके पास है, आम लोगों के पास में है, तो लेकिन 53% शेयर इनकी इस फैमिली के पास में है, तो डिसीजन मेकिंग यही लोग करते हैं, यहाँ पर इक्वल वोटिंग राइट का चक्कर नहीं है, ठीक है, ओके, तो इसे कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। इट रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल व्हिच आर इनकॉर्पोरेटेड टुगेदर एंड फॉर्म अ कंपनी whose motive is to earn profit, फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ठीक है, इसके फीचर्स क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी ग्रुप ऑफ पीपल है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, अगर मान लो कल को कुछ कांड किया तो केस भी होगा, केस किस पे होगा, जो कंपनी का डायरेक्टर होगा, चेयरमैन होगा, उस पर केस होगा, सेपरेट लीगल एंटिटी, मालिक अलग है, बिजनेस अलग है, आपस में मिक्स करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे मिक्स नहीं होता, परपेचुअल सक्सेशन यानी कि मान लो आपके पास शेयर्स है, आप कल को नहीं रहे तो आपके बच्चे शेयर होल्डर बन जाएंगे, ठीक है, अंडरस्टूड। लिमिटेड लाइबिलिटी, आपने अगर 100 रुपए का इस कंपनी का शेयर है तो 100 रुपए ही डूबेगा, आपके कोई घर पे नहीं आ जाएगा बर्तन भांडे उठाने के लिए। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप शेयर्स को बहुत इजीली बेच सकते हो, ऑनलाइन जाओ खरीदो बेचो मिनट के अंदर में। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ध्यान रखना जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, वो सब मिलकर के ना मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं जो बिजनेस चलाते हैं, ठीक है, अंडरस्टूड। जो शेयर होल्डर है वो मालिक है, वो अपॉइंट करेंगे किसको, मैनेजर्स को जो बिजनेस को चलाएंगे, मैनेजर्स कह लो, डायरेक्टर्स कह लो, सीईओ कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। अगला मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसके फायदे नुकसान क्या है भाई, इसके फायदे लिमिटेड लायबिलिटी है आम इंसान के लिए, शेयर ट्रांसफर फैसिलिटी, अगर शेयर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बेच दो, कंपनी अच्छा ग्रो नहीं कर रही बेच दो, कंटिन्यूटी है, बिजनेस चलता लंबे समय तक है, स्कोप फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, आपने शेयर खरीदा वो 100 रुपए का था, एक साल बाद वो 200 का हो गया, 300 का हो गया, ऊपर से उस पर आपको डिविडेंड भी मिल रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, मजे मजे। एफिशिएंट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होता है इसका, क्योंकि हम स्पेसिफिकली ढूंढ डांट के छाट के उन लोगों को लाते हैं जो बहुत खास IIM पास आउट मैनेजर्स होते हैं, जिनका बहुत नाम बहुत होता है मार्केट में, ठीक है। इसके डीमेरिट्स क्या क्या है, डिफिकल्टी इन्फॉर्मेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, लैक ऑफ सेक्रेसी, यहाँ पे सीक्रेट वगैरह मेंटेन नहीं होता क्योंकि चलाने वाले एम्प्लॉइज अलग है, लैक ऑफ मोटिवेशन, मालिक अलग है, नौकर अलग है, नौकर अच्छा काम करेगा कुछ खास उसको मोटिवेशन मिलती नहीं है क्योंकि तनख्वाह उसकी बढ़ती नहीं है, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट का बहुत तगड़ा कंट्रोल होता है, डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्यों, क्योंकि बहुत सारे मैनेजर्स मिलकर साइन करेंगे तब जाके कोई डिसीजन मेकिंग फाइनलाइज होगी। ओलिगार्किक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, हमें पता भी नहीं है, हमने एक कंपनी के शेयर लिए, जैसे मैंने कंपनी वीके लिमिटेड करके कंपनी है, मैंने उसके शेयर ले लिए, मुझे पता भी नहीं है उसका मैनेजमेंट कौन है, उसका ऑफिस कहाँ है, बिजनेस कहाँ है, हमें पता भी नहीं होता, इसे हम कहते हैं ओलिगार्किक मैनेजमेंट। हम बस शेयर खरीद लेते हैं, हमें लगता है कि जानी मानी कंपनी अच्छा ग्रो करेगी बस इस नाम से, वो कंपनी करती क्या है, सेल्स क्या है, हमें कुछ नहीं पता उसके बारे में। कॉन्फ्लिक्ट अमंग इन्वेस्टर्स, जो पैसा लगाते हैं शेयर होल्डर, उनमें आपस में बहुत झगड़े रहते हैं, ठीक है। बस 2-3 स्लाइड और। टाइप्स ऑफ कंपनीज, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। सबसे पहले होती है प्राइवेट कंपनी, इसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम से लेकर के होते हैं 200 एम्प्लॉइज, सॉरी 200 शेयर होल्डर्स। और अगर कोई ऐसा है बंदा है जो इसमें मालिक भी है और इस कंपनी का एम्प्लॉय भी है,
तो उसकी काउंटिंग नहीं होगी, राइट। तो मिनिमम ओनर कितने होने चाहिए, 2, मैक्सिमम कितने होने चाहिए, 200। और अगर कोई बंदा ओनर भी है और एम्प्लॉय भी है तो वो इस 200 वाली काउंटिंग से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर शेयर्स को इजीली आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, मिनट पे फोन पे जाके बेच दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इसको बेचने के लिए, शेयर्स को बेचने के लिए प्रॉपर बहुत लंबा चौड़ा एक होता है प्रोसीजर, उसको फॉलो करना होता है, जैसे प्रॉपर्टी बेचना। फिर है पब्लिक कंपनी, ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक सेक्टर नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, पब्लिक कंपनी है। यहाँ पर क्या है, मिनिमम होते हैं 7 ओनर, मैक्सिमम की कोई गिनती नहीं है, इनफाइनाइट। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यही है, पब्लिक कंपनी है। और एक बात ध्यान रखना, प्राइवेट कंपनी से मान लो कि कंपनी है, मान लो मैंने कंपनी खोली, तो इसका नाम है गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड, मेरे को ये वर्ड यूज करना है। कल को मैंने अपनी पहले मैंने खोला सोल प्रोप्राइटर, फिर मैंने अपनी कंपनी बना ली प्राइवेट कंपनी, तो गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड हो गया। फिर मैं कंपनी को और ग्रो करना चाहता हूं, मैंने कंपनी बना लिया पब्लिक कंपनी, तो अब हो जाएगा गुप्ता लिमिटेड। क्या हो जाएगा, गुप्ता लिमिटेड। प्राइवेट वर्ड जो है यहां से हट जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम कितने मेंबर्स, 7, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है, कोई काउंटिंग नहीं है। देन देयर इज वन मोर न्यू कांसेप्ट, 1 पर्सन कंपनी। मान लो मैं सोल प्रोप्राइटर हूं, लेकिन मेरे को बिजनेस को आगे बढ़ाना है, अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड करना है, तो मैंने क्या किया, एक कंपनी खोली गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन यहां ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, यानी इसका मालिक तो मैं ही हूं और मैं किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता हूं कंपनी को चलाने के लिए, लेकिन इसका मैं सिंगल शेयर होल्डर हूं, सारी ओनरशिप मेरे पास ही है। गुप्ता प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी यानी 1 पर्सन कंपनी। बस एक स्लाइड और, फॉर्मेशन एंड ऑफ अ कंपनी एंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। फॉर्मेशन की सिंपल सी स्टेज होती है, प्रमोशन, द स्टेज वेयर आइडिया जनरेटेड एंड प्रीलिमिनरी प्लानिंग इज डन। जब हम आइडिया जनरेशन करते हैं और शुरुआती एक्टिविटीज करते हैं, देखते हैं कि कौन सी कंपनी खोलनी है, क्या काम करना है। इनकॉर्पोरेशन, कंपनी बनाने की स्टेज को कहते हैं इनकॉर्पोरेशन, जहां पर हम एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन लेकर के और प्रोस्पेक्टस लेकर के जाते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में, ठीक है। जैसे रजिस्ट्रार ऑफ पार्टनरशिप, रजिस्ट्रार ऑफ मैरिज, वैसे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, प्रोस्पेक्टस, ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम सारी डिटेल्स वगैरह शेयर करते हैं लोगों को और शेयर होल्डर्स को इनवाइट करने के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये वो है जिसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव और पावर्स लिखी होती है। सिंपल वर्ड, एमओए क्या है, एमओए वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी का ऑब्जेक्टिव लिखा है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए क्या है, इसमें वो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं और वो प्रोसीजर लिखा है कि किस तरीके से हम अपने सेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे। यानी एमओए क्या है, ऑब्जेक्टिव, जब हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव है, उन ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे करेंगे उसे कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आप कोई भी चेंज नहीं कर सकते बिना आरओसी की परमिशन के। आरओसी कौन, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। लेकिन आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जितने मर्जी चेंजेस कर सकते हो, अपनी खुद की कंपनी के पास रूल बुक है, इसके लिए कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ओके, ठीक है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन बहुत बड़ी यूनिट थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और बाकी कुछ भी अगर डाउट रह गया हो तो बताना मेरे को, मैं अलग से छोटी सी वीडियो एक शॉर्ट बना के अपलोड कर दूंगा। और इस तरीके से अगर वीडियो यहाँ तक रुके, वीडियो देखी हो तो उसके लिए थैंक यू, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। ओके, बाय बाय, सी यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, बाय बाय।